तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक इन फिजिक्स की जिसका नाम है न्यूक्लियाई। एज द नेम सजेस्ट, न्यूक्लियाई में हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्लोजली रिलेटेड है द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर हम रेडियो एक्टिविटी पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड वी विल एंड दिस लेसन विद अ ट्रीटीज ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टडीइंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम पहले से ही जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हमने केमिस्ट्री में पढ़ ली है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पार्टिकल जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था और उन्होंने ये डिस्कवर किया जब उन्होंने बेरिलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया। जब ये बॉम्बार्डमेंट हुई तो थोड़े न्यूट्रल रेडिएशन एमिट हुए। So like you can see here, polonium, which is a source of alpha particles, has been bombarded on beryllium. उसके बाद उससे ब्लू कलर के पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, बट वो पार्टिकल्स एक डिटेक्टर, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज डिटेक्टर से बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहे थे, जिसका मतलब दे हैड टू बी न्यूट्रल, दे आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। So if you see it again, what is basically happening is alpha particles are getting bombarded on beryllium और उससे कुछ नए पार्टिकल्स इमर्ज हो रहे हैं और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इट्स नाइदर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड नॉर टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड। अब अगर कोई पार्टिकल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उस समय पर 1932 में द ओनली न्यूट्रल रेडिएशन दैट वाज नोन वाज द फोटॉन। बट एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से ये जो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रहा था ये फोटॉन नहीं हो सकता था, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और चैडविक के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पार्टिकल्स निकल रहे थे उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसीलिए चैडविक ने अज्यूम किया कि ये न्यूट्रल रेडिएशन फोटॉन से कंप्राइज नहीं है, इसमें एक नया टाइप का पार्टिकल है जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन बुलाया। अब एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से बाय लुकिंग एट एमिटेड रेडिएशंस, एनर्जी एंड मोमेंटम, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल प्रोटॉन के मास के बराबर है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दिस मींस न्यूट्रॉन्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6749 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम्स, जो अप्रोक्सीमेटली 1.00866 यूनिट्स के बराबर है, एटॉमिक मास यूनिट्स के। उसका मीन लाइफ जब वो स्टेबल रहता है इज अराउंड 1000 सेकेंड्स। ये न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल है, क्योंकि ये चैप्टर न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियाई है। द की थिंग टू अंडरस्टैंड इज न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही स्टेबल होता है, न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल होता है। So what basically happens is when it is unstable, neutron breaks down into a proton, an electron and an antineutrino. एंटीन्यूट्रिनो एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है विच यू विल स्टडी लेटर। सो न्यूट्रॉन जब डीके होता है अनस्टेबली तो प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो द न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ मास ऑफ अ एटम और इसीलिए हम इससे क्लोजली रिलेटेड दो टर्म्स जो आपने शायद केमिस्ट्री में पहले पढ़ लिया है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, एंड दीज आर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर Z, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बुलाते हैं, और ये जो एटॉमिक नंबर है ये हर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। मास नंबर A, मास नंबर को डिनोट किया जाता है A से, वो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ना सिर्फ प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन्स को भी कभी जो नंबर है उसको जोड़ के हम मास नंबर को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। जो एटॉमिक मास है इट इज यूजुअली द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसमें तीन चीजें होती हैं एटम में, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तीनों के मास को कंबाइन करके MP, Mn और Me हम एटॉमिक मास निकालते हैं। Note that mass number is different from atomic mass. Atomic mass is defined as the mass of a single atom, जबकि mass number is the number of protons and neutrons in an atom.
एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है, विच इज द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। तो एक कार्बन 12 एटम जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है, उसका 1/12 जो मास है, उसका जो मास है उसको 12 से डिवाइड करें, वो जो मास है उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट या यू से डिनोट करते हैं। सो 1 U इज मास ऑफ 1 C12 एटम बाई 12, और 1 C12 एटम का मास एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड आउट टू बी दिस नंबर 1.99 into 10 to the power minus 26 किलोग्राम, और इससे हमें 1 यूनिट इज 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम मिलता है। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है और उस एलिमेंट का सिंबल x है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज x जो सिंबल है एलिमेंट का, ऊपर उसका मास नंबर a और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में उसका एटॉमिक नंबर z। तो गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au इज रिप्रेजेंटेड एज Au 197 जो उसका मास नंबर है ऊपर, एंड 79 जो उसका मास एटॉमिक नंबर है नीचे। तो क्लियरली z इज द एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन्स की गिनती होती है, n इज द न्यूट्रॉन नंबर जो न्यूट्रॉन की गिनती होती है, और मास नंबर a z प्लस n होता है विच इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लेट्स डू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। अभी अभी हमने देखा कि गोल्ड का न्यूक्लियस Au 197 होता है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो एज पर द कन्वेंशन z 79 होगा बिकॉज x a z में z की वैल्यू 79 होगी। अब डेफिनेशन के हिसाब से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैज टू बी 79। तो प्रोटॉन्स की गिनती निकाल ली हमने। अब एटम क्योंकि न्यूट्रल है, गोल्ड एटम न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 79 ही होगा। जितने प्रोटॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और मुझे अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, मैं ये फैक्ट यूज करूंगा कि मास नंबर z प्लस n होता है, वेयर n इज द न्यूट्रॉन नंबर। सो न्यूट्रॉन नंबर इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर a माइनस z, which is 197 minus 79, which is 118. Hence, the number of neutrons is 118. So the next part that you will study in this lesson is about the size of the nucleus, कि nucleus का size कैसे determine करते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल को जब बॉम्बार्ड करते हैं हम इस न्यूक्लियस पे, तो वो कितना पास पहुंच पाता है। तो हम अगर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करें न्यूक्लियस पे, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो देर इज ऑब्वियसली अ रिपल्सिव फोर्स जैसा आपको दिख रहा है, और एक पॉइंट है जहां तक वो मैक्सिमम आ सकता है। सो इफ यू सी इट राइट नाउ, वो पहले तेज आता है बट रिपल्शन की वजह से स्लो हो जाता है, देन इस पॉइंट पर वो रिबाउंड हो जाता है। तो वो जब सबसे ज्यादा पास पहुंचता है, जिसके बाद वो और आगे जा नहीं सकता न्यूक्लियस की तरफ बिकॉज ऑफ रिपल्शन, उस पॉइंट को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी बुलाते हैं, और ये काफी अच्छा मेजर होता है ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सो उसी डायग्राम का मैं उसी एनिमेशन का डायग्राम देखूं, सो क्लियरली यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, सेंटर से डी डिस्टेंस पर है, वहां रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाता है, तो इट कैन नॉट गेट एनी क्लोजर। सो दैट इज द पॉइंट विद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बुलाते हैं। तो अगर हम रुदरफोर्ड का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालें गोल्ड न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का, तो हमको ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पाते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। और ये हम तब पाते हैं जब जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। द प्रॉब्लम इज जो न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज बाद में डिटरमिन हुआ, दैट टर्न्स आउट टू बी मच लेस देन 4 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर। इसका मतलब इस अप्रोच से प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वल है या उससे छोटा है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? We will take alpha particles of energy is greater than 5.5 mega electron volts, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है, उससे जो डी निकलता है वो रदरफोर्ड के कैलकुलेशन से और छोटा आ जाता है, तो दूसरी तरफ एरर हो जाता है। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हम अल्फा पार्टिकल्स की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यूज जब करते हैं, तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस ज्यादा एक्यूरेटली मेजर होता है।
अब इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करके जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई पाया जाता है उसका एक एक्सप्रेशन है जो आपके सामने है. सो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई टर्न्स आउट टू बी आर इक्वल्स आर नॉट जो कांस्टेंट है इनटू ए रेज टू 1/3. यहाँ पे आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से जो हम निकाल रहे हैं, आर नॉट एक कांस्टेंट है विच इज 1.2 फेम्टोमीटर विच इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, और ए मास नंबर है विच इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो R इक्वल्स आर नॉट ए रेज टू 1/3 का मतलब है वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर की वही वॉल्यूम होती है और न्यूक्लियस एक स्फीयर मान सकते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस वुड बी 4/3 इंटू पाई इंटू आर नॉट ए रेज टू 1/3 होल क्यूब. तो उससे मुझे वॉल्यूम मिलता है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. तो यहाँ पे आर नॉट क्यूब कॉन्स्टेंट है, थोड़ी देर पहले ही देखा. पाई इज अ कॉन्स्टेंट, 4/3 इज अ कॉन्स्टेंट, हेंस वी कैन से दैट वॉल्यूम ए या मास नंबर के प्रोपोर्शनल है. सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर इज द कोर आइडिया. ज्यादा मास नंबर मतलब ज्यादा वॉल्यूम, कम मास नंबर मतलब कम वॉल्यूम. अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 1/3 क्योंकि R आर नॉट ए रेज टू 1/3 के बराबर है. तो हम कह सकते हैं, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट V इज प्रोपोर्शनल टू A. अब डेंसिटी अगर मुझे निकालना है न्यूक्लियस का, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास ऑब्वियसली मास नंबर के प्रोपोर्शनल है तो न्यूमरेटर में A होगा, और वॉल्यूम अभी अभी हमने देखा कि A के प्रोपोर्शनल है, तो मास अपॉन वॉल्यूम A/A के प्रोपोर्शनल है विच इज 1. हेंस डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. सो द की आइडिया इज किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है. तो ऑलमोस्ट हर एटम का उसका मास नंबर चाहे कुछ भी हो जाए, उसका डेंसिटी कांस्टेंट होने वाला है, और वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो द की आइडिया इज न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो a रेज टू 1/3 के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम a के प्रोपोर्शनल है वेयर a इज द मास नंबर, और इस वजह से डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो जाता है मास नंबर के. को अलग अलग एटम्स की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट ही रहती है, इक्वल टू द नंबर गिवन. तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो आपको आयन का न्यूक्लियस का मास दिया गया है 55.85 यूनिट्स, एंड उसका मास नंबर 56 दिया है, और इस इंफॉर्मेशन से न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है. न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए. तो सबसे पहले हम मास निकालते हैं. मास है 55.85 विच इज नथिंग बट 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, क्योंकि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg एक यूनिट के बराबर होता है, एंड दैट इज 9.27 इंटू 10 टू द पावर -26 kg. अब वॉल्यूम बेसिकली इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब है which is 4/3 pi into 1.2 into 10 power -15 cube into 56 मीटर क्यूब. ये एक्सप्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा. 56A है, वो जो R नॉट है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, वो कांस्टेंट था उस फॉर्मूले में, एंड दैट्स हाउ वी गेट द वॉल्यूम. अब न्यूक्लियर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट द डेंसिटी एज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2.29 into 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ये कंसिस्टेंट है बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड. द न्यूक्लियर डेंसिटी यूजुअली कांस्टेंट होता है, वो रफली इसी के बराबर होता है 2.3 into 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई, जहां पे हम बात करेंगे मास एनर्जी रिलेशन और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में. शुरुआत करते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप में. 1905 साल के पहले ये माना जाता था कि मास और एनर्जी दोनों क्रिएट नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, और ये सोचा जाता था कि वो इंडिपेंडेंटली कंजर्व्ड है. टोटल मास अलग से क्रिएट नहीं हो सकता और अलग से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और टोटल एनर्जी भी अलग से क्रिएट नहीं हो सकता और अलग से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. इसका मतलब यह है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये माना जाता था, और एनर्जी को भी मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे. दिस इज व्हाट वाज थॉट बिफोर 1905. बट इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फेमस साइंटिस्ट, ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया, E इक्वल mc². आप सब लोगों ने ये रिलेशनशिप देखा होगा, बट व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज दैट कोई भी मास m का एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है. मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, और किसी भी मास से कितना एनर्जी निकलेगा दैट इज गिवन बाय द मास मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर. हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c का वैल्यू हम जानते हैं 3 into 10 to the power 8 meters per second है. तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और मास
आर इंटरचेंजेबल, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दिया, E इक्वल टू mc स्क्वायर। सो लेट्स डू एन एग्जांपल। हमको मान लो 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस का एक एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है। आई वांट यू टू फर्स्ट स्पेंड सम टाइम डूइंग दिस। सो ये एनर्जी निकालने के लिए मैं यूज करूंगा आइंस्टाइन का रिलेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर। अब इसमें m क्या होगा, m 1 मिलीग्राम है, तो यहाँ पे m को मैं 1 नहीं डालूंगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। अब 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 6 किलोग्राम, और आई कैन बेसिकली राइट इट एज 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स, और 1 ग्राम 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम होता है, हेंस 1 मिलीग्राम इज 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम्स। और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, तो इससे मुझे 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस से कितना एनर्जी निकाल सकते हैं ये वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। सो दिस इज अ प्रिटी बिग नंबर, मतलब 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस को मैं अगर एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो काफी ज्यादा जूल्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है मुझे। तो लेट्स नाउ सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। वी हैव टू फाइंड कि एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी इक्विवेलेंट क्या है। सबसे पहले जूल्स में निकालना है और फिर MeV में निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और इसको यूज करके ऑक्सीजन 16 का मास डिफेक्ट निकालना है MeV पर c स्क्वायर। So let's split this into two parts, but before that, please take some time to attempt this. So let's do the first part, जहाँ पे हम एक atomic mass unit which is equal to 1.6605 into 10 power minus 27 kg इसका energy equivalent निकालेंगे। अब energy equivalent कैसे निकालते हैं? The mass into c square as per Einstein's equation। तो जो मास है वो तो दिया है एक एटॉमिक मास यूनिट, उसको c स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास किलोग्राम में और c तो ऐसा यूनिट में ही होगा, तो जूल में मुझे आंसर मिल जाएगा। दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1.49445 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल्स। तो ये जूल्स में आंसर मिल गया। अब मुझे अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन में करना है तो फर्स्ट मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा। सो इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो इससे मुझे आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और उसको अगर मैं डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 करूंगा तो मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मास डिफेक्ट मिलेगा। सो आई हैव फर्स्ट कन्वर्टेड इट जूल्स इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बाय डिवाइडिंग बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 किया तो मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर मिल गया। सो आई नो दैट 1.49 into 10 to the power minus 10 is the energy equivalent of one mass unit in joules, and 932 MeV is the energy equivalent of one mass unit in MeV. तो ये दोनों numbers are important for you. तो चलिए अब न्यूक्लियर लेसन के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, which talks about nuclear binding energy. अब इसमें let's take the example of an oxygen atom. हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम इज O816, जिसका मतलब उसमें 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मुझे निकालना है, तो सबसे पहले उसके न्यूट्रॉन्स का मास निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स का मास होगा 8 इंटू 1.00866 यूनिट्स, जो निकलता है 8.06928 यूनिट्स। अब इसमें 8 प्रोटॉन भी है, सो 8 प्रोटॉन्स की मास होगी 8 इंटू 1.00727 यूनिट्स, विच टर्न्स आउट टू 8.05816 यूनिट्स। तो टोटल मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन दोनों का सम होगा, और ऐड करने पे आई गेट द सम विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, विच इज 16.12744 यूनिट्स। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम शुड बी 16.12744 यूनिट्स। सो दिस वाज द थियोरेटिकल मास जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, बट एक्सपेरिमेंटली जब उसको मेजर किया जाता है ऑक्सीजन का मास इससे स्लाइटली कम होता है, 15.99053 यूनिट्स ही होता है। सो आप बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वैसे भी एटम का मास इतना छोटा होता है तो 0.1 0.2 में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट द रियलिटी इज दैट 0.13691 यूनिट जो डिफरेंस है दोनों मासेस में, दैट हैज अ प्रिटी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एंड इस इफेक्ट को हम कहते हैं इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम। अब मास डिफेक्ट क्या होता है? जो कैलकुलेटेड मास और थियोरेटिकल मास, कैलकुलेटेड मास को ही थियोरेटिकल मास बुलाते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मास से जो डिफरेंस है उसी को हम मास डिफेक्ट बुलाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मास हमेशा कम होता है कैलकुलेटेड मास से। तो डेल्टा एम इज थियोरेटिकल मास
माइनस द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो अगर थ्योरेटिकल मास निकालना है वो हम निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मास से। सो z इनटू द मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस a माइनस z, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, वो हो गया मेरा थ्योरेटिकल मास। उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एक्सपेरिमेंटल मास से। सो डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट, z, a, m, p, mn आर द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन मास एंड न्यूट्रॉन मास, और जो m है वो मेरा एक्सपेरिमेंटल मास है। दिस इज द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। अब लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस। तो हमने देखा थियोरेटिकल मास क्या है और एक्सपेरिमेंटल मास क्या है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस जब 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन साथ में न्यूक्लियस बनाते हैं। सो वो जो थियोरेटिकल मास है वो तब था जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग थे। वो जब साथ में आते हैं, ये जो मास डिफेक्ट है 0.13691 यूनिट्स का, वो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए वो न्यूक्लियस साथ में आता भी है। सो व्हेनेवर पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड स्टे इन अ बाउंड स्टेट, एंड एनर्जी इज रिलीज, और वो डेल्टा एम के बराबर होता है, और इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बुलाते हैं। तो वो डेल्टा एम जो छोटा मास डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है, और उसी से वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, एंड दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, EB। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स जिसको न्यूक्लियर फोर्स बुलाते हैं। सो टू गेट कंटेक्स्ट, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, और उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होता है, तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। सो हाउ डू दे स्टे टुगेदर इन द न्यूक्लियस? क्योंकि इतने छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर वो फिर भी साथ में रिपल्शन के बावजूद, इसका मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रख रहा होगा, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बुलाते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को उसके रिपल्शन के बावजूद एक साथ रखता है। ये कूलम फोर्स से बहुत ही ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज्यादा है। रिमेंबर दैट कूलम फोर्स इज डिफरेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट देन द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जैसी डिस्टेंस एक हद से ज्यादा हो जाता है, मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स, ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे ही थोड़ा ज्यादा हो जाता है उनके बीच में डिस्टेंस, उसका न्यूक्लियर फोर्स उन दोनों के बीच का जीरो हो जाता है रैपिडली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। बिटवीन एनी टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स जो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ चार्ज से। सो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के में तो चार्ज भी नहीं होता है। फिर भी अगर न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज वाई न्यूक्लियस एक साथ रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स जो चार्ज के इंडिपेंडेंट है। सो इफ यू वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, आप देख सकते हैं दो एनी टू न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम वेरी करें, राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी क्लोज, पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम 0.8 फेम्टोमीटर, राइट, एज इज इंडिकेटेड बाय द लोएस्ट पॉइंट इन द ग्राफ। वहां पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब डिस्टेंसेस लार्जर देन 0.8 फेम्टोमीटर जो राइट हैंड साइड में है, वहां पे आप देख सकते हैं फोर्स अट्रैक्टिव है बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव इन नेचर, और फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर्स फोर्स रिपल्सिव है, क्योंकि बेसिकली वहां पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली बिकमिंग पॉजिटिव, वो जीरो ग्राफ के ऊपर जा रहा है। सो दैट इज द नेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। So let's now come to the second part of this problem, जहाँ पे हम mass defect of O816 MEV by C square के terms में लिखना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि O168 का जो mass defect है is 0.13691 units, और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक यूनिट से 932 MeV एनर्जी निकलता है, और वो कैसे निकलता है, 1U into C square 932 था, तो हम कह सकते हैं कि 1U is nothing but 932.86 MeV upon C square. So MeV upon C square is a way of expressing mass defect, right? और एक यूनिट ऑफ मास से इतना MeV upon C square मास डिफेक्ट निकलता है in terms of the different unit. तो इसका मतलब है अगर 1 यूनिट 932 MeV by C square है, 0.13691 unit would be 0.13691 into 932.86 MeV by C square. और ये कंप्यूट करने पे हमको मिलता है the mass defect of O168 is 127.72 MeV upon C square.
सो द की थिंग टू रिमेंबर इज, अगर हमको मास डिफेक्ट को कभी भी MEB by C स्क्वायर से में एक्सप्रेस करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी मास डिफेक्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 932.86, जो एक यूनिट का मास डिफेक्ट है, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट. The next term that you all need to know is something called nuclear binding energy per nucleon. हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ लिया है, राइट. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा है कि द मास डिफेक्ट से जो एनर्जी निकलता है, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री वन न्यूक्लियन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस. अब इसका डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी EB, जो हमने कंप्यूट किया मास डिफेक्ट से, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. So what it is basically जो पर न्यूक्लियन एवरेज एनर्जी निकलती है टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बुलाते हैं. सो द की आइडिया इज, हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे मास डिफेक्ट से, उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, दैट्स हाउ वी गेट EBN, व्हिच इज EB अपॉन A. तो इसका मैं कर्व बनाऊं अगर अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए, EB अपॉन A वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर, हेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको मैं प्लॉट करूं मास नंबर के साथ, तो दिस इज द कर्व दैट वी ऑब्टेन. सो इनिशियली जब मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाते रहता हूं तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद आफ्टर सल्फर यू कैन सी दैट रफली कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एंड में थोड़ा घटने लग जाता है. सो दैट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो यहाँ पे आप कुछ चीजें देख सकते हैं जो मैं अगले स्लाइड में ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूं. सबसे पहले मिडिल मास नंबर के लिए, अगर मास नंबर 30 से 170 के बीच में है, EBN प्रैक्टिकली कांस्टेंट है. एटॉमिक नंबर कुछ भी हो जाए उतना बदलता नहीं है. लेट्स गो बैक एंड वेरीफाई दिस. सो क्लियरली 30 से 170 तक यू कैन सी दैट इट्स रफली अ फ्लैट कर्व. सल्फर से लेकर आयोडीन तक या आयोडीन के थोड़े आगे तक ज्यादा बदल नहीं रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. So that's the first part. 30 less than A less than 170 के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is practically independent of the atomic number. Second thing, हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ में ही देखा था कि लाइटर न्यूक्लियाई A less than 30 और हेवियर न्यूक्लियाई दोनों के लिए वो कम हो जाता है, राइट. यहाँ पे कांस्टेंट है और इन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों में वो कम हो जाता है, और मैक्सिमम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी A इक्वल टू 56 के लिए होता है, विच इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. So A equal to 56 is where the maximum nuclear binding energy happens. So इससे हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं. पहला, जो लाइटर न्यूक्लियाई है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली कम है, वो फ्यूज करेंगे और हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पाएंगे, तो इसीलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपीरियंस करते हैं. सो लाइटर न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो हेवियर न्यूक्लियॉन्स है, हेवियर न्यूक्लियाई है, वो डिसइंटीग्रेट करेंगे ताकि उनका बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाए. बाइंडिंग एनर्जी कम हम इसीलिए करना चाहते हैं बेसिकली क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. सो हेवियर न्यूक्लियाई फिजन एग्जिबिट करते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और फ्यूजन एग्जिबिट करते हैं. अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज्ड होता है, राइट. सो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर फोर्स. सो न्यूक्लियन की अगर ये साइज है, सो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिकेटेड बाय द येलो सर्कुलर रीजन. येलो रीजन ये बताता है कि सेंटर के न्यूक्लियस से कितना दूर न्यूक्लियस का फोर्स एक्सपीरियंस होता है. सो लेट्स टेक टू केसेस. पहला केस जहां पे न्यूक्लियस का साइज रेंज से छोटा है, मतलब न्यूक्लियस छोटा है बट वो ज्यादा दूर तक अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाता है. सो हम एक पहला न्यूक्लियस लेते हैं जहाँ पे न्यूक्लियन छोटा है बट न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस है, बट उसका रेंज काफी बड़ा है एज इंडिकेटेड बाय द आउटर सर्कल. ऐसा हम एक और न्यूक्लियस लें, राइट, जहाँ पे न्यूक्लियस छोटा है बट द रेंज इज बिगर, और इन दोनों को जोड़े अगर हम, सो व्हाट विल बेसिकली हैपन इज ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे. क्योंकि बोथ न्यूक्लियर एड अप टू अ लार्ज वन, न्यूक्लियर एनर्जी कम हो जाता है और इससे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है, और इसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बुलाते हैं. सो जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जिनकी रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है देन देयर साइज, ये साथ में आते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज न्यूक्लियर साइज ज्यादा है देन न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से. इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस काफी बड़ा है बट न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है फोर्स का
वो साइज से छोटा है। इस केस में व्हाट बेसिकली हैपेंस, इस ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ये जो दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। बिग न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू टू स्मॉलर वंस। इससे न्यूक्लियर एनर्जी हर एक का कम हो जाता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है, और इसी को हम फिजन बुलाते हैं। सो व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस whose range is much less than the nuclear size, it experiences nuclear fusion where it breaks up into two smaller nuclei.